दलित दलित जपना, अत्याचार चलते देना। जी हां, आप देख रहे हैं साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात में 30 साल के एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब निजेश अवस्थी जी, आरएसएस के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में है। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस बहस को आगे लिए चलें और ये वीडियो दिखाएं, संबित पात्रा जी गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो कई सवाल पूछेगा इस देश से। ये सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे पीएल पुनिया साहब की, दलित उत्पीड़न का मामला कैसे बीजेपी या कांग्रेस का बन जाता है? क्या है वो चूक सरकारों में, प्रशासन में, जिसकी वजह से ये परिस्थिति बनती है? एक युवक कूड़ा चुनकर अपने परिवार को पालता था। एक फैक्ट्री के करीब वो कूड़ा चुन रहा था। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे बांधा। संबित पात्रा जी को दिखाइए। वहां पर मौजूद जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने उस युवक को बांधा। पीवीसी पाइप से उसकी पिटाई की। संबित पात्रा जी, वो चिल्लाता रहा वो शख्स। उसकी पत्नी बेबस होकर देखती रही। देखिए ये वीडियो, उसके प्राण निकल गए। ये ऊना का वीडियो है, ये पुराना वीडियो, ये मत दिखाइए। ये देखिए वीडियो, ये तस्वीरें जितनी खौफनाक हैं, तस्वीरों की पूरी कहानी उससे भी ज्यादा खौफनाक। जिस शख्स को बांधकर पीटा जा रहा है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो कूड़ा बिनने वाला एक गरीब है। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह शायद ये है कि वो दलित है। नाम है मुकेश। माफ कीजिए, है नहीं, था। मुकेश अब इस दुनिया में नहीं है। बेरहमों ने पीवीसी पाइप से पीट कर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ 5 दिनों पहले मुकेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुरेंद्र नगर से राजकोट आया था। इंडस्ट्रियल इलाकों में कूड़ा बीनकर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा था। अभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती, उससे पहले ही एक फैक्ट्री के लोगों ने उसे पकड़ लिया, दरिंदों की तरह पिटाई की और उसकी जान ले ली। दोपहर तक उसकी एफआईआर दर्ज करके 302 एट्रोसिटी एक्ट 325 के अंदर और उसकी तपास शुरू की गई। शाम को सारे जो अभियुक्त सकमन थे उनकी अरेस्ट की गई है। मोदी के गुजरात में, अमित शाह के गुजरात में, बीजेपी के गुजरात में एक दलित को सीखचों में बांधकर पीट कर मार डाला गया। उसकी पत्नी को भी पीटा गया। लिहाजा सवाल तो खड़े होंगे ही। जिन्होंने हमले किए हैं, अत्याचार किए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए। तो मैं राजकोट की घटना की निंदा करता हूँ। जिस भाजपा सरकार में बार बार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो सरकार सो रही है। आज जिस तरीके से वारदात सामने आई, इस वारदात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का जो दलितों पे जो सुरक्षा देने में वो सदंतर विफल रही है। दलित अब बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ, उसके बाद से दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने निशाने पर ले रही है। विरोधी निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल दलित नेता भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मामला दलितों पर अत्याचार का है, लिहाजा सियासत सुलग रही है। अपनी अपनी लाइन लेंथ और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से हमले हैं और मांगे हैं। राजकोट मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन में है। आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है और परिवार को हर महीने की मदद की भी घोषणा हुई है। गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार गुजरात के भी किसी भी गरीब या पिछड़े जाति पर हमले करने वाले किसी को बख्शेंगे नहीं और उनके सामने सख्त से सख्त हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन सरकार को एक बार उस गरीब दलित की पत्नी की मांग भी सुन लेनी चाहिए, जिसने अपनी आंखों से अपने पति के प्राण निकलते देखे। जो हमारा आदमी ने मारियो, यो इन मारता मारता लाओ 5 इन ई मारी मांग सो। यकीन मानिए, मुकेश की हत्या उस सोच का नतीजा है जहां एक दलित, एक गरीब के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ
आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये आज की सदी का हिंदुस्तान है और आज भी ऐसी तस्वीरें रह रहकर इस देश के कॉन्शियंस को झकझोरती हैं और पूछती हैं कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जिग्नेश मेवानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित नेता हैं और वडगांव से सांसद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए डॉक्टर संबित पात्रा, ये वीडियो एमएलए सॉरी माफ कीजिएगा, विधायक, आइए आपको जरा दिखाते हैं ये तस्वीर। संबित पात्रा जी, मुझे लगता है कि हम लोग भाग दौड़ में सुनते ही नहीं है सर। हमारे कानों में न जाने कौन सी रुई है, ये आवाज नहीं पहुंच रही हमारे कानों तक। एक बार इसको देखिए और सुनिए जरा। डॉक्टर संबित पात्रा, आवाज तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, दूर से किसी ने रिकॉर्डिंग की है। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? मतलब इंसान हैवान कैसे बनता है और एक इंसान को क्या कुछ उसकी वजह से झेलना पड़ता है, हम देख रहे हैं। सवाल यह है कि गुजरात में ऊना से लेकर राजकोट तक क्यों हो रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, आपने सही कहा, आवाज तो ज्यादा नहीं आ रही है मगर यह आवाज गूंज रही है। सुबह से जब से ये वीडियो देखा है, आप विश्वास नहीं करेंगी, इतना हृदय विदारक है कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को इस प्रकार मार सकता है। ईश्वर कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। और हाँ, कानून के विषय में जो अभी एसपी साहिबा कह रही थी, मैं सुन रहा था, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर इससे उत्तर नहीं बनता है। मैं 2-3 छोटी बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो है कि ये एक प्राइवेट फैक्ट्री है। प्राइवेट फैक्ट्री के लोगों ने जिस बेरहमी के साथ एक मजदूर के साथ, एक दलित के साथ, एक मजलूम के साथ ये व्यवहार किया है, ये क्षमा करने लायक नहीं, ये फांसी के फंदे तक पहुंचाने लायक सजा है। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, मैं ये भी हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इस पे सवाल और जवाब होने के, कब इनकी पेशी होगी, इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, जिग्नेश मेवानी जी जवाब दीजिए। जिग्नेश मेवानी जी जवाब दीजिए। इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जिसकी शुरुआत आप कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 4 जो मार रहे थे और मालिक सबको अरेस्ट कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए। देखिए, इस प्रकार की हैवानियत किसी भी इंसान के साथ होती है तो पुलिस को तुरंत हरकत में आना चाहिए और गिरफ्तारी करनी ही चाहिए। तो गुजरात पुलिस के जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने गिरफ्तारी की, वो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात के अंदर इस प्रकार के सामंती दिमाग के कास्टिस्ट एलिमेंट्स इतने बेरोक तो क्यों हो गए कि उनको इतना एश्योरेंस है कि जब चाहे वो दलितों को मारे। हमारे देश में पिछले 4 साल के दौरान गाय के नाम पे 28 बेगुनाहों की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग की बहुत सी वारदातें हुई, ऊना के विक्टिम्स को भी न्याय नहीं मिला। यदि ऊना में अभी 2 साल होने आएंगे जून और जुलाई के महीने में, यदि ऊना के विक्टिम्स को जस्टिस एंश्योर किया होता और जिन अक्यूज को ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दी, उसकी जमानत को सुप्रीम तक चैलेंज किया होता, उसका केस स्पेशल कोर्ट में। नहीं, इसमें गुजरात सरकार की क्या भूमिका है? ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसमें गुजरात सरकार की क्या भूमिका है जिग्नेश मेवानी, जिसकी वजह से आप बार बार रो रहे हैं कि ये गुजरात सरकार की वजह से हो गया? इसमें सरकार की क्या भूमिका है? हुई तो सरकार की क्या भूमिका है? ऊना के जो अक्यूज अहमदाबाद, मैं आपकी एक सेकंड, पिछले 4 हफ्ते अहमदाबाद पूरा इलाका गुजरात पुलिस के एलिमेंट, आवाज कट रही है, उसमें भी न्याय किया। कुछ लगता है वहां पर कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम। नहीं, सरकार की क्या भूमिका? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब ले रही हूं आपका जवाब। सरकार की क्या भूमिका है जिग्नेश मेवानी? सरकार की क्या भूमिका है इस वीडियो में? मैं कुछ कह सकता हूं इस पर अंजना जी? आ रही हूं सर, आ रही हूं, एक सेकंड। चूंकि वो 5 मिनट के लिए हमारे साथ है, वहां से कनेक्शन बहुत वीक है, इसलिए मैं उनसे पूछ रही थी, उसके बाद आ रही हूं। जिग्नेश, संपर्क फिर से टूट गया, जैसे संपर्क होता बताइएगा। संबित पात्रा जी, उनका ये कहना है कि जिस तरह की सामंतवादी सोच के लोगों को वहां पर इस वक्त दबदबा कायम रखने में फायदा मिल रहा है आपकी सरकार के होते हुए, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं गुजरात में हो रही हैं। जवाब दीजिए।
देखिए अंजना जी, जहां तक जातिवाद का सवाल है, जहां तक सामंतवादी सोच का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हजारों वर्षों से देश में जातिवाद है जो कि नहीं होना चाहिए, और एक सामंतवादी सोच बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ जाति कई जगहों पर है जो नहीं होना चाहिए। मगर जब हम इसमें राजनीति करके अपने राजनीतिक बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी अवसरवादिता के कारण इसमें कूदते हैं तो ये और विध्वंसकारी रूप धारण करता है, क्योंकि हम इसको अनायास ही बड़ा कर देते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये जो सिलेक्टिविज्म है उसका उदाहरण 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। चंद पहले पंचायती राज इलेक्शन में 5 दलित कार्यकर्ताओं की हत्या, 5 दलितों की हत्या ममता बनर्जी जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टी की थी, उनका गला रोंद कर को चाकू से मार के कर दिया गया, मगर किसी ने चू नहीं किया। ठीक है प्रोफेसर विवेक कुमार, क्या बीजेपी पर सिर्फ हमला बोला जाता है दलितों के मुद्दे पर? वो सीधे कह रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में होता है तो कोई नहीं देखता कि मरने वाले टीएमसी के दलित थे, लेकिन गुजरात में दिखाई देता है। नहीं, मैं संबित माता पात्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक लोग अपना काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा और जुडिशरी अपना काम करेगी। ये राजनीतिक प्रश्न है। आप ये देखिए कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति तोड़ी जाती है तो उस समय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए एसपी और डीएम उत्तरदायी माने जाएंगे, लेकिन जब दलित मारे जाते हैं तो कहते हैं आप हमको मार लीजिए। एक उच्चतर स्तर पर बैठा हुआ पॉलिटिकल विल वाला आदमी अगर ये कहे कि मुझे मार लीजिए, मेरे दलित भाइयों को ना मारिए, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? आपको उत्तरदायित्व एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि ये आदमी उत्तरदायी होगा। अगर इसको मार पड़ी, दलितों को मार पड़ी, तो पॉलिटिकल विल अगर होगी तभी तो। क्या प्रॉब्लम है? अपनी कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? नहीं, विवेक जी राजनीति करें, और इन्होंने कहा राजनीति करनी चाहिए तो राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने माना कि हम राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट माना ना कि दलित नहीं, इन्होंने कहा कि राजनीति होनी चाहिए। इन्होंने कहा राजनीति होनी चाहिए। लोग राजनीतिक आप रिप्ले कर दीजिए, आप रिप्ले कर दीजिए। मतलब मेरा किसी ये कहना है क्या पश्चिम बंगाल का और केरल का दलित दलित नहीं है क्या? उठाना चाहिए आपको। तो आपने कहा कि नहीं, जो लोग नहीं उठाते हम कह रहे हैं। एक बात, दूसरे बात, उससे पहले मैं पहले साफ ये कर दूं, विवेक जी की बात से पहले मैं साफ कर दूं जल्दी से कि इसमें हर हालत में जमानत ना मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, और जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ ऐसी सजा हो कि दूसरे को ऐसी बात करने की हिम्मत ना पड़े, जरूरत ना कर पाए कोई, ये ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल विल। लेकिन ये नहीं हो रहा है ना सुधींद्र भदौरिया जी, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आगे ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि ऊना में जो पीड़ित थे कैसे वो सभी बौद्ध धर्म को अपना रहे, कह रहे नहीं मिल रहा हमें न्याय, नहीं मिल रहा है। लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के दलितों के लिए कोई क्यों नहीं बोलता, मुझे ये समझ में नहीं। इसके बाद फौरन आ रही हूं पुनिया साहब। बोलेंगे विवेक जी। भदौरिया जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, और मैं ये आपसे सहमत भी हूं कि ये देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न हो, बिल्कुल इस सवाल को उठना चाहिए। पर क्योंकि ये इस समय वहां हुआ, और उसका कारण क्या है, जैसा कि मैं सुन रहा हूं कई लोगों ने कहा क्योंकि ऊना के अंदर जो लोग दोषी थे, ये एक मनुवादी जो एक मानसिकता है जिसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि हजारों वर्ष से है, और उसका यशगान भी करते हैं और मानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति के आधार पर बनना चाहिए। ये जो संविधान है, इस संविधान में ये वोट भी देते हैं। इस वजह से बताइए अब ये सुनेंगे किसके हिसाब से संविधान बनना चाहिए। और आप देखिए आजकल झूठ बोलने का तो ऐसा चल गया कि कुछ भी बोल दो झूठ। अरे भाई रिप्ले करो आज। मैं अंजना जी आपसे मैं सुधींद्र भदौरिया को झूठा साबित करने के लिए या सच्चा साबित करने के लिए रिप्ले करिए। अभी इन्होंने कहा नहीं बोला ये बात, उन्होंने नहीं तो सुधीर भदौरिया भी माफी मांगे, क्षमा मांगे, माफी मांगा, झूठ बोलने के लिए माफी मांगे, ये झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। साक्षात रूप से नेशनल लाइव झूठ बोला। जवाब देने दीजिए भदौरिया जी। पर दलित आप रिप्ले करिए। मनुस्मृति को संविधान ये कब बोल दिया? संबित पात्रा को रिप्ले करिए आज। राजनीति क्या होती है और किस प्रकार से झूठ बोला जाता है वो अभी 15 मिनट बैठे बैठे हो गया। अभी इन्होंने कहा कि जो है मनुवादी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जबकि हमने ऐसा कहा नहीं।
मैंने तो निंदा की ऑर्गेनाइजर में मनोवाद लिखा का, हुआ है कि मैंने ये तो मौजूदा कहा कि संविधान जाति नहीं प्रथा रहना निंदनीय चाहिए। है। अरे सुधींद्र जी, ये हमारा सुधींद्र संविधान भदौरिया बनाया ने जो जाना झूठ चाहिए। बोला, मैं ये डिमांड चाहता हूं करता हूं कि इस पर सुधींद्र राष्ट्रीय भदौरिया जी बहस हमसे हो माफी और मैं मांगे, भारतीय अभी जनता माफी पार्टी मांगे, के झूठ किसी भी बोलने के लिए प्रवक्ता माफी के साथ मांगे। बहस करने के लिए तैयार हूं। सुधींद्र अरे भदौरिया जी भदौरिया जी, आप माफी आप मांगे। रिप्ले कर दीजिए संबित अरे पात्रा। भदौरिया जी, नाराज अब होकर टेक्निकली ऐसे वापस झूठ जाके बोल रहे रिप्ले हैं, करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लाइव सेगमेंट है ये। एक सेकंड, अरे भदौरिया जी, आपका यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में अरे सुधींद्र पुतला जी, जलाया है, क्या बात करते सुधींद्र हैं? जी, आपके फॉलोअर्स ने बाबा साहब का यहाँ नहीं, पुतला सफेद झूठ जलाया बोलिएगा है। तो दलितों आप के क्या मुद्दे को बात करते नुकसान हैं? पहुंचेगा ना भारतीय सर। जनता पार्टी जो पूर्व में जनसंघ थी उन लोगों सुधींद्र जी ने ऐसे पुतला मत करिए, जलाया। पीएल ऐसे पुनिया जी, बड़े उम्र में आप झूठ क्यों ये बोल ठीक रहे नहीं हैं? है सर। सफेद झूठ बोलिएगा तो फिर देखिए दलितों के ही मुद्दे पर परेशानी होगी ना। आपने ये क्या अरे कहाँ क्या सुन बात लिया कर रहे सर हैं? आप पूछ कि लीजिए मनुस्मृति पुनिया जी पर से, पुनिया जी संविधान से बने, पूछ इस लीजिए। पर तो प्रोफेसर अरे साहब भी हंस पुनिया रहे हैं जी कि आपने बैठे, कैसे गलत पूछिए, बोल दिया। इनसे बताएंगे आपको, आपका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। किसका कच्चा चिट्ठा? किसका कच्चा चिट्ठा? अरे ये भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में हाँ, जनसंघ ठीक है। थी, खोलिए। ये लोग मानते हैं इस बात को। खोलिए, इन्होंने खोलिए, लेकिन बाबा सच साहब को बोल के कभी खोलिए। accept नहीं किया। झूठ बोलते हैं। पीएल पुनिया आज जी, झूठ रंगे हाथों पकड़े गए। पीएल आप पुनिया जी, देखिए। अरे सच क्या है आपको मैं दिखा आप रंगे हाथों पकड़े गए, अभी झूठ बोल रहे थे। करना चाहती सुधीर है जी, अभी रिप्ले मैं होगा, ब्रेक के बाद रिप्ले हो जाएगा पूरा। के लिए इस प्रकार तैयार से आप हूं। मैं चिल्लाएंगे, मनुस्मृति सत्ता पर से इस आप पर हाथ मैं धो आपसे भी बैठेंगे तो बहस इस प्रकार करने के लिए झूठ तैयार बोलेंगे। हूं। अब जीरो सीट पे मैं लोग कह रहा बीएसपी हूं, को ले मैं आई तो किसी ये से हमारी भी गलती है देश क्या? में ये अब लोग लोग हाथी को वोट नहीं दे रहे हैं तो ये हमारी गलती है क्या? आप ऐसे झूठ पीएल बोल पुनिया रहे जी, हैं। RSS का मुखपत्र है, उसको आपके सामने पेश करूंगा, देश के पीएल पुनिया सामने जी, पेश कर सकता किसी हूं। दलित उत्पीड़न के ऐसे केस को बीजेपी या कांग्रेस का बनाना सही है क्या? गलत। जी बताएं। नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए। और प्रोफेसर विवेक कुमार ने सही कहा है कि राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीति कमेंट इसमें होंगे, राजनीतिक दल इसमें चर्चा करेंगे। अभी मैं गुजरात का ये किस्सा है और अभी अभी बताया गया कि गुजरात में पहले ऊना की घटना हुई थी, उसमें वहां के न्याय नहीं मिला, वहां पर वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। पहले कहा जा जब घटना होती है तब बहुत कहा जाता है कि हम इसको तत्काल गिरफ्तारी करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का खासतौर से गुजरात में गुजरात का विकास मॉडल वो कहाँ रह जाता है ये समझ में नहीं आता है। अभी आपके चैनल से एक वीडियो में देख रहा था जिसमें 2 साल से परिवार का, पूरे दलित परिवार का वहां पर बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है और लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। जगह जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही है। गुजरात की बात क्योंकि चर्चा राजकोट की हो रही है, इसलिए गुजरात में जगह जगह पर वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। आज भी जगह पे वहां पर दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठ के नहीं निकल सकता है, गाजे बाजे के साथ नहीं निकल सकता। तो ये मानसिकता है, ये बदलनी चाहिए। और अभी में गौर करिएगा, संबित पात्रा जी कह रहे थे कि एक प्राइवेट फैक्ट्री के मालिक, वो वहां पर ये घटना है, वो वहां पीट हुई है। प्राइवेट फैक्ट्री कहाँ रिलेवेंट है? ये कहना चाहते हैं, कोई न कोई बहाना निकालना चाहते हैं क्योंकि रोहित वेमुला कि जब आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा तो कहा गया कि ये दलित ही नहीं है, ये तो ओबीसी है। ठीक है, डॉक्टर पात्रा को जवाब देने दीजिए। डॉक्टर पात्रा, ताकि दलित शांत हो जाए। पुनिया जी तभी बताऊंगा, बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं। और राजनीति से कहीं न कहीं पीछे का दरवाजा वो ढूंढ सके, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने मन से सोच के देखे क्या वास्तव में वो दलित के साथ है, दलित उत्पीड़न के विरोध में है। जहां अंजना जी, जहां तक ये करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या बसपा कर रही है, एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आपके शो में ही ये बात पर्दाफाश हो गया है कि किस प्रकार इन बहुत महत्वपूर्ण, सेंसिटिव और संवेदनशील अरे पुनिया जी, ये पुनिया जी को क्या हो गया है कि वो दलित समाज के साथ नहीं है। पुनिया जी, हाँ डॉक्टर पात्रा, उसके बाद में देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी और बसपा आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। आप अपने आप क्यों संचालन कर रहे हैं इसका भैया? डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। देखिए आज कांग्रेस पार्टी और बसपा जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे है, अच्छी नहीं लगती है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए मुझे मार ही डालिए आज चिल्ला चिल्ला के, चलिए मारिए, मुझे मारिए दोनों मिलके, कोई बात नहीं, मैं सुनता हूं। डॉक्टर पात्रा जवाब देखिए, जब इन दोनों पार्टी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया है तो आज जो बौखलाहट इनकी दिख रही है, ये दलितों का भला,
आप दोनों लेकिन बोलिए। भारतीय जनता जनता पार्टी देख रही है। जो अंजना जी, मैं दोषी शांति लोग से हैं, बैठता कार्रवाई करने में हूं। कतराती इनकी है। बौखलाहट जितनी दिख रही है, जनता जान रही है कि ये दलितों के मुद्दे पे डिस्कशन करने नहीं आए हैं, ये राहुल गांधी को बचाने आए हैं। यहाँ पे दलितों के लिए प्यार नहीं है। कहां से आ गए? ये सुरेंद्र भदौरिया नहीं, ये जो पूनिया जी भाषण दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? दलितों के मुद्दों पे डिस्कशन कहां करने दे रहे हैं? दूसरों को बोलने कहां नहीं, दे रहे ठीक हैं? नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सब ठीक लोग नहीं चिल्लाएंगे तो है, कैसे ये होगा? ठीक नहीं है। भदौरिया साहब प्लीज मैं बारी बारी से सुनिए, सबके आप पास आ दोनों रही हूँ, बड़े हैं बहुत उम्र टाइम में, है, बहुत ऐसे टाइम होता है क्या? डॉक्टर पात्रा जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। देखिए भदौरिया जी प्लीज, देखिए, डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। अगर दलितों के ऊपर उत्पीड़न का विषय आएगा तो सबसे पहले दो नाम आता है, झज्जर और गुहाना, खैरलांजे। इनके विषय में चिंतन करिए। तुम्हारा उत्पीड़न ये हमारा डायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरवेंशन था, डायरेक्टली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम इसमें आया था। आज उसके विषय में बता नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देती। अरे सदियों से जो कुप्रथा चली आई थी उसके खिलाफ हम सबको एक होकर आवाज उठाना चाहिए। ये क्या जाति प्रथा मोदी जी ने बनाया है? आप जो बोल रहे हैं मोदी जी ने मनुस्मृति लिखा है, आप जो मोदी जी के नाम को मनुस्मृति के साथ जोड़ रहे हैं, अरे मोदी जी तो पिछड़े वर्ग के हैं, खुद उत्पीड़न सह के प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल जी तो कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं पिछड़ा हिंदू नहीं हूं, मुझे साधारण हिंदू मत बोलो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊधारी हूं। तो कौन सामंतवादी है? मैं पूनिया जी से पूछना चाहता हूं, जातिवाद के खिलाफ है। मैं पूनिया जी से पूछना चाहता हूं। पूनिया जी, जब लोगों ने राहुल गांधी से उनका धर्म पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पिछड़ा हिंदू मत बताओ, मुझे साधारण हिंदू मत बताओ, मैं तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का हिंदू हूं, मैं पिछड़ा नहीं हूं। हिम्मत तुम्हारी तो मुझे पिछड़ा कह दिया। अरे राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी चाहिए। पूनिया जी इसका जवाब दीजिए। वो वीडियो स्क्रीन से मत हटाइए, आज वाला वीडियो जरूर दिखाइए राजकोट वाला, ताकि ये देश में देखे। नहीं, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, मुझे यहाँ पर मेहमानों के पास आना है। डॉक्टर पात्रा, मैं पूनिया जी से जवाब चाहता हूँ। पूनिया जी, राहुल जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पिछड़ा हिंदू नहीं? ठीक है, वो जवाब दे रहे, सुनिए। हिंदू होने दिया, मैं सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का हिंदू हूँ, ऐसा क्यों कहा? आप माफी मांगिए पहले। उनके ये जो डिस्टिंक्शन, ये जो जातिवाद, ये जो जातिवाद और मनुवाद है, ये तो राहुल गांधी को बढ़ावा दिया है। खुलेआम से राहुल गांधी ने मनुवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा मैं पिछड़ा हिंदू नहीं हो सकता। दलित को डाइल्यूट किया कि नहीं किया? दलित को, अरे ये बहस नहीं है राहुल गांधी पर सर, आप नहीं करेंगे तो यही होगा। राहुल गांधी पर बहस नहीं है सर, प्लीज। दलित एक्ट को क्यों अंजना जी, मैं विवेक जी की इस बात से सहमत को प्रोटेक्ट नहीं किया भैया, अमेंडमेंट हम ही लेके आए, चेतना आनी कर रहे थे। चाहिए, बिल्कुल आनी 2015 में चाहिए। सवाल कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा सिर्फ इस बात पर असहमति है कि वो केरल और पश्चिम बंगाल में अगर दलित पिटता है तो वहां की भी बात होनी चाहिए। एक बात, छोटी सी बात, 10 सेकंड में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जिसकी हत्या हुई है उसका नाम बताया मुकेश, मुझे पूरी घटना का मालूम नहीं है। अगर आप दर्शकों को ये बता सके कि कौन था, क्योंकि उसको पहचानना, दर्शकों के सामने उस व्यक्ति को भी सामने लाना, उन व्यक्तियों को जिन्होंने मारा है उनको भी सामने लाना चाहिए, उनका चेहरा भी सामने आना चाहिए। कितने खौफनाक लोग हैं वो। नाम चल रहे हैं नीचे सारे। कुछ तस्वीरें खबरों की भीड़ में खोनी नहीं चाहिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बार बार ये तस्वीरें हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सवाल कुछ ऐसे पूछ रही हैं कि नजर मिलाना देश के लिए जरा मुश्किल हो। जरा सोचें हम, आप, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये देश, ये ब्रह्मांड की आखिर आज भी इस सदी में हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है? क्यों एक दलित को इस तरह से कोई पीट रहा है सरेराह, पत्नी उसकी वही बारी बारी से आकर पीटते हैं, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वहीं से कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऊना में जो पीड़ित थे, अब आप ऊना की भी तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें हाथ बांधकर पीटा गया था। परिवार वालों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, कहते हैं नहीं हमें विश्वास आस्था इस जाति में, इस हिंदू धर्म में, जिस जाति के उत्पीड़न की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है, आजादी चाहिए उससे। ये दोनों तस्वीरें, ये चारों तस्वीरें आज इस देश से एक सवाल पूछ रही हैं, और राजनीतिक पार्टियों के जवाब में कितनी ईमानदारी है यह हम आप पर छोड़ते हैं, ताकि अगले आधे घंटे में आप ये समझ पाइए कि कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ वोट बैंक के तराजू में इसे झोंक देगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, दरअसल सवाल बहुत बड़ा है।
ऊना से लेकर यहां पर ये मैं भी मानती हूं कि उत्पीड़न की कुछ घटनाएं ऐसी नहीं हो सकती जिसको सीधे आप एक सरकार के साथ, लेकिन क्या मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ रहा है? क्या आपका प्रशासन वो चुस्ती नहीं दिखा रहा जिसकी जरूरत है? क्या अपर कास्ट में, यानी जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि तमाम कथित रूप से जो अपने आप को ऊपर की जातियां मानती है, उन लोगों में एक अजीब सा असर्शन है कि अब बीजेपी सत्ता में है, अब हमारा पावर चलेगा, हम लाठी डंडा सब चलाएंगे सब पर और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये मूल जो जड़ में है, मुझे लगता है ये है, उसको आप नहीं देख रहे। देखिए अंजना जी, मैं आपको एक छोटे से आंकड़े के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि आपने स्वभाव के विवेक जी ने भी कहा राजनीतिक प्रश्न लेना चाहिए राजनेताओं को। मैं राजनीतिक प्रश्न लेता हूं और आपने भी राजनीतिक सवाल पूछा है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक में तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, अभी भी नहीं बनी है, कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले। मेरे पास आंकड़े हैं, 9080 क्राइम अगेंस्ट दलित्स इन द लास्ट 4.5 years, 358 दलित मर्डर, 809 दलित महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन किया गया। तो वहां किस जात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, किस जात के बाकी लीडर्स थे, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, मगर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिविज्म, अवसरवादिता के अनुसार यह राजनीति करने का प्रयास कर रही है, कर्नाटका के आंकड़ों को भी देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं ये भेद नहीं करना चाहता कि कौन ऊंची जात का है और कौन नीची जात का है। हाँ, इंसानियत अगर शर्मसार होती है, जो कि इस तस्वीर में हो रही है, ये तस्वीर बहुत छोटी सी तस्वीर नहीं है अंजना जी, ये हृदय को दहला देने वाला तस्वीर है। इसमें कम से कम राजनीति नहीं करके हम सबको सजग बनाना है समाज को। प्रोफेसर विवेक कुमार जी, प्रोफेसर विवेक कुमार जी, संबित पात्रा जी ने आंकड़े दिखाए, आंकड़े बताए। अंजना जी मुझे पुण्या साहब इसके बाद आ रही। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में कर्नाटक में इतने सारे अत्याचार हुए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब वो कैंपेन कर रहे थे उस दौरान, पूरे इलेक्शन के दौरान, कितनी बार उन्होंने इसको अपने आंदोलन का मुद्दा बनाया है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह दलित पर हो रहे अत्याचारों को अपना मुद्दा बनाना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा, इलेक्शन का मुद्दा बनाएं और हम उनके साथ खड़े होंगे कि हाँ, हम उनके साथ बाकायदा चलेंगे। डॉक्टर पात्रा की पॉलिटिक्स हो, मुद्दा बनाइए, ताकि कल कोई डरे ऐसा करने से। जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद एक सवाल है मेरा आपके। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, क्योंकि आपके आर्काइव में सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखे होते हैं। हाँ। जब अमित भाई शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बेंगलुरु के अंदर, आपको याद होगा, जब चुनाव का पूरा आगाज उन्होंने किया था, मैंने ये आंकड़े उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए हैं, और ये जो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिख के रखा हुआ, और उसके बाद हर जगह बोला, और उसका नतीजा बताता हूं। अधिकांश एससी और एसटी सीट में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि हमने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंचाया। जनता इससे कन्विंस्ड। विवेक जी, ये हंसने का विषय नहीं है। आपने जो सवाल मुझे पूछा था कि क्या हमने इसको मुद्दा बनाया, क्या लोगों तक हमने इसको पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, तभी तो अधिकांश एससी और एसटी सीट पे जीत हुई है। डॉक्टर पात्रा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन में जीती हुई सीट, केवल उनके इलेक्शन में बातें कर रहे हैं, केवल 36% वोट मिले और कह रहे हैं कि हमको वोट मिल गया। मैं कह रहा हूं केवल 36% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि हमको वोट मिल गया। कितना गलत बयानी कर रहे हैं। बता रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आपकी जीत हुई कर्नाटका में, अक्सर भाजपा वाले ये कहते हैं कि उनके पास ज्यादा एमपी हैं, इसलिए वो ज्यादा रिप्रेजेंट करते दलितों को। किसी भी रिजर्व सीट के अंदर दलित 20 से ज्यादा % नहीं होता, और इसलिए इलेक्शन में जीती हुई सीटें दलितों के वोट पर निर्भर नहीं करती, समण समाज और दूसरे समाज के वोट पर वोटे होकर वोट करती है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ प्रोफेसर साहब, ऐसा तो नहीं कि आपको बीजेपी पर शक करना सूट करता है? क्योंकि एक सेकंड, रिवर्स पॉलिटिक्स भी तो होती है ना सर। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो घटनाएं मैं बता रही हूँ अक्टूबर 2017 में, कि कैसे गरबा की वजह से मार दिया गया, कैसे मूंछ रखने की वजह से मार दिया, गाय की बॉडी की वजह से मार दिया, या फिर गाय का ही एक और जो हिस्सा हमने ऊना में देखा। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या बीजेपी के नेता ये करवाते हैं? क्या बीजेपी का जो सरकार है उसका प्रशासन जानबूझकर करवाता है? मैंने आज तक कभी बीजेपी वालों को दलित उत्पीड़न पर आंदोलन करते हुए नहीं देखा, कहीं पर नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटा देना और किसी के ऊपर उत्तरदायित्व फिट नहीं करना, यह बाकायदा इंगित करता है कि आप दलितों के साथ नहीं खड़े।
कोई नुमाइंदगी आपका एससी एसटी कमीशन कहां है? केंद्र का एससी एसटी कमीशन कहां है महापात्रा जी? आपको भेजना चाहिए, एससी एसटी कमीशन को भेजना चाहिए, आपको रिपोर्ट दे। आपको पता है 4 साल में एससी एसटी कमीशन ने रिपोर्ट पटल पर नहीं रखी, पटल पर एक रिपोर्ट रखनी चाहिए। कोई रिपोर्ट नहीं, तो हम क्यों नहीं शक करेंगे? जहां तक ये सवाल उठता है कि हमने कोई आंदोलन नहीं किया, पुनिया जी से आप याद करिए कितने आंदोलन इस समय 4 साल से आपका समय है, झज्जर के समय भी, हिसार के समय भी, मेरठ दूसरों के पाप गिनाने से आपके पाप कब नहीं हो जाते? आपके बीच में दूसरों के पाप कब गिनाएंगे? बार-बार दूसरों के पाप गिना करके आपने थका दिया है, अब आप अपने पाप गिनाएंगे कि आप कितने पाप कर रहे हैं। शांति से, ठंड रख के आराम से बोलिए। क्योंकि इस मुद्दे पर जोश आता है, गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, ये समाज पर हम लोग गुस्से को नियंत्रण में रखे यहाँ करोड़ों जनता यहाँ पर ये नहीं है कि ठंड रख के काम किया जाएगा। आप समाज में मरवाएंगे और लोगों को, और आप कहेंगे बीएसपी हमें पता है, एक छोटा सा बीएसपी के कार्यकर्ता है, हमें पता है, यहाँ डबल फेस लेके आए हैं, ये बहुत सही कह दिया आपने। बीएसपी के आज जब आप पकड़ गए तो मैं बीएसपी का हो गया, कल आपकी तरफ से बोलूंगा तो भाजपा का हो जाऊंगा, तीसरी तरफ कांग्रेस से। उस दिन आप ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं कांग्रेसी हो गया। अरे जो सूट करता है, जब आप जीत नहीं पा रहे हैं, जब आप केवल वाकपटुता में जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं बीएसपी में अब भाजपा का हो गया। ये तो बहुत सही है, बिल्कुल सही। आप जीत नहीं पा रहे हैं महापात्रा जी, तर्क में नहीं जीत पा रहे हैं, कैसे तर्क देंगे? आप तथ्य में नहीं जीत पा रहे हैं तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, तभी तो तर्क देंगे। और केवल पाप गिनाते हैं, दूसरों के पाप गिनाते हैं, चिल्ला के डिबेट हार जाएंगे साहब। शांति से सुनिए, देख लीजिए अपने, शांति से सुनिए। प्रोफेसर भी हैं और बीएसपी का प्रवक्ता होना कोई गलत बात नहीं है, बीएसपी का आप समर्थन कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, मगर आप दूसरों को सुनिए, ऐसे नहीं करें विवेक जी। ठीक है, जवाब सुनते हैं, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, इसके बाद रुक जाइए सर, एक सेकंड, जल्दी से डॉक्टर पात्रा। देखिए, जो लोग हम पे इंटॉलरेंस का आरोप लगाते हैं, यहाँ पीएल पुनिया जी बैठे हुए हैं, इनसे जरा पूछिए। अधिकांश समय तक तो एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन हमारे पोर्शन में यही थे। ठीक है, सरकार एससी एसटी कमीशन के चेयरपर्सन पुनिया जी थे। पुनिया जी बोल रहे हैं, पूछिए। और दूसरी बात मैं बोल दूं, झज्जर के समय हम एक नए भारत का निर्माण हो जिसमें दलित प्रश्नों को पार्टी के साथ न जोड़ा जाए, सरकार बदलने के साथ न बदले, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। 2015 दिसंबर में इसको कमीशन को राजनीति से अलग किसी ने अमेंडमेंट किया, उसको दलित से बाहर रखा गया, इसलिए पुनिया साहब चेयरमैन रहे। पुनिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भी आते रहे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, लेकिन उनको हटाया नहीं गया, क्योंकि दलित प्रश्न दलित है, उसको राजनीति से बाहर रखना चाहिए। ताजा अभी क्योंकि चुनाव प्रचार से लौटे होंगे, इसलिए वो आंकड़े हैं। दलितों के लिए सबसे अधिक काम किया मैं दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के सरकार चाहती तो उनको हटा सकती थी, उनके पास राजस्थान के आंकड़े हैं, लेकिन दलित राजनीति का प्रश्न नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि वो संवैधानिक, अरे आप दोनों घेरिएगा तो कैसे वो बोलेंगे सर? ये सरकार का दस्तावेज में दिखा रहा हूं जी, आपकी बात एससी एसटी एक्ट को किसने अमेंडमेंट किया? दलित विरोधी, दलितों के विरुद्ध अगर कोई भी कार्यवाही होगी, किसने उस पर काम करने के लिए अमेंडमेंट कौन लेके आया? वो मोदी जी की सरकार थी। अच्छा ठीक है, मोदी जी की सरकार को सुनिए, नहीं आप देखिए इसको, मैं सरकारी दस्तावेज दिखा रहा हूँ, क्या किया मैं सरकारी दस्तावेज दिखा रहा हूँ। सबसे अधिक काम मोदी जी की सरकार ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में तब्दीली करके उनके सरकारी में दिखा रहा गया, और सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। अरे मैं आपको यही दिखा रहा हूं, पुनिया साहब आप देख रहे हैं, कमजोर नहीं होने पहले देंगे। बताइए, मैं जवाब मांगना चाहता हूं। पहले आप बताइए 22 तरह के अपराध होते थे दलितों के खिलाफ, अब एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन के रूप में पीएल पुनिया साहब आप कहां हैं?
आप क्यों नहीं कुछ करते? आप क्यों नहीं सड़क पर दिखाई देते? अभी पिछले 4 महीने 4 साल वही रहे, 4 साल रहे हैं। 4 साल तक थे। मुझे भी याद है कुछ दिन पहले तक इनका कई ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने फोन इन भी किया था। सुधींद्र भदौरिया साहब, देखिए सवाल यह है कि परिस्थिति जैसी बनती चली जा रही है, सिर्फ इसको बीजेपी कांग्रेस करने से या बीएसपी एसपी करने से हल निकलेगा? किसकी बात कर रहे हैं भदौरिया साहब? अंजना जी, हाँ, अंजना जी ये देखिए ऐसा है कि जब जिसकी सरकार होगी तो क्या हम वहां पर विपक्ष पर ये जिम्मेदारी डालेंगे? सवाल इस बात का है कि संसद में जब ये सवाल बहन मायावती जी उठाती हैं, देखिए संसद में जब बहन मायावती जी इस प्रश्न को उठाती हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उनकी वेदना को जो वो रख रही है संसद के, एक एक करके प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है, वक्त है अभी भी मैं लौटूंगी, सबसे एक एक रिएक्शन लेने का टाइम रहेगा। एक ही सवाल और उसका जवाब अब मैं सबसे चाहती हूं, ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? सुधींद्र भदौरिया साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, सिर्फ एंटी बीजेपी एजेंडा का हिस्सा है ये आपके लिए, या फिर कुछ महत्व रखता है इनका सम्मान? देखिए जब तक इस देश पर मनुवादी, पूंजीवादी और सामंतवादी ताकतों का कब्जा रहेगा और जब तक इस देश में दलित और ओबीसी के पास ताकत नहीं जाएगी, सर्वहारा और पिछड़े और गरीब लोगों के पास नहीं जाएगी, ये जो आज मौजूदा सरकार है वो उन ताकतों की है जो मनुवादी और पूंजीवादी और सामंतवादी हैं, इसलिए ये उत्पीड़न होता है। ये बदल दीजिए, उत्पीड़न बंद हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर पात्रा, छोटा सा जवाब। देखिए आप याद करिए, यही डायलॉग बिल्कुल बसपा के लोग समाजवादी पार्टी के लिए कहते थे कि ये तो मनुवादी है, ये जातिवादी हैं और ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। सत्ता की लोलुपता के कारण ये किसी को भी कुछ कह सकते हैं। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी से बने हैं, मोदी जी, वो तो खुद पिछड़े वर्ग से है, वो अभिजात्य वर्ग के है ही नहीं। उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करते हुए अपने बच्चों को पाल के यहां तक लाई है। बल्कि जो कांग्रेस के अभिजात्य वर्ग का परिवार है, जिसका नाम गांधी परिवार है, क्या वो सामंतवादी नहीं है जिसके पीछे ये लाइन लगा के खड़े हैं? अगर देश में सबसे बड़ा सामंतवादी विचार का कोई परिवार है जो अपने आप को महाराजा राजा सोचता है, पीएल पुनिया जी। ठीक है, पीएल पुनिया जी। देखिए, जो दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं, जो सामंतवादी मानसिकता रखते हैं, वही सबसे ज्यादा खतरा है इस दलित समाज के लिए, और उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। और ऐसे व्यक्ति या परिवार के बारे में कहना, राहुल गांधी तो कह रहे थे मैं तो पिछड़ा हिंदू हूं, मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूं। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता। इन्होंने दलित एक्ट को डाइल्यूट किया। तो यही प्रॉब्लम है ना प्रोफेसर विवेक कुमार, कि जब आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो, मुद्दा बने, तो फिर यही होता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब घूमते रहिए इस लट्टू के खेले में। बिल्कुल सही है, और माहौल बनता। लेकिन एक बात सही है अंजना जी कि जो भी सरकार जिस समय पावर में होगी उस पर प्रश्न उठाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे पास सब मशीनरी है, जुडिशरी भी आपके पास है, पुलिस भी आपके पास है, पॉलिटिकल विल भी आपके पास है, तो क्यों नहीं अपराध रुक रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हम दोषी ठहराएंगे, और इसलिए किसी दूसरे के पाप गिना देना। एक महापात्रा जी की बार बार मानसिकता झलक रही सामंतवादी, जब वो हमारे प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बार बार उसको राष्ट्रीय चैनल पर उठाते हैं। ये है मानसिकता, ये है सामंतवादी। तो क्या मायावती नहीं करती है? क्या अंबेडकर की पृष्ठभूमि नहीं बोलते हैं? वो स्वयं करे, लेकिन दूसरा प्रवक्ता सामंतवादी प्रक्रिया विवेक जी, आज मुझे लगता यह है कि नरेंद्र मोदी के विरोध की बजाय अगर तमाम राजनीतिक दल दलितों के पक्ष में आएंगे तो उनको केरल भी नजर आएगा, उनको पश्चिम बंगाल भी नजर आएगा। वहां पर जिस तरीके से हत्या की गई है, जिस बर्बर तरीके से, फिर दलित पर राजनीति नहीं हो पाएगी। कमीशन का कहां है आपका जो चेयरपर्सन है अभी? आप ही की पार्टी का ना है सर? अरे मैं कह रहा हूं कि 4 साल तक तो पुनिया साहब रहे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बने रहे, दलितों के पक्ष में नहीं बोला उन्होंने। अरे SC/ST के चेयरपर्सन कहां है? आप ही की पार्टी के हैं, वो कहां है? पूछिए ना कि वो बताएं कि केरल और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों नहीं आवाज उठती है। तस्वीरें आती हैं, हम और आप बहस करते हैं और हमेशा ये लगता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ मुद्दा बन जाता है, लेकिन
इस वीडियो के साथ दरअसल आपको छोड़ना चाह रहे थे, जिस वीडियो में राजकोट से आए हुए इस वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।